एक व्यक्ति अपनी दो बेटियों के साथ कांवड़ यात्रा में गांव वालों के साथ जाता है, लेकिन रास्ते में ही कुछ ऐसा होता है कि वो लोग उसे अपने साथ से उतार देते हैं। इसके बाद जो व्यक्ति होता है वह वहां से वापस लौटने लगता है, लेकिन तभी जो उसकी बड़ी बेटी होती है वह उससे कहने लगती है कि नहीं पिताजी, हमें वहां पर जाना है और मैं देखना चाहती हूँ कि कांवड़ यात्रा किस तरह की हुआ करती है। अब इस बात को सुनकर जो पिता होता है अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर और बड़ी को साथ साथ लेकर पैदल चलने लगता है और हरिद्वार की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके साथ रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से उसकी पूरी ही जिंदगी बदल जाती है। कौन था वह व्यक्ति और किस वजह से अपनी इतनी छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कांवड़ यात्रा में गया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के अंदर एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम होता है मुकेश। मुकेश के घर में उसकी पत्नी है और दो उनकी बेटियां हैं। मुकेश दिल्ली में ही एक जगह काम किया करता है और यहाँ पर अपने परिवार के साथ एक किराए के घर में रहा करता है। मुकेश पैसा कमाया करता और पत्नी घर पर बच्चों की देखरेख किया करती और कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन तभी अचानक से उस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। मुकेश की जो बड़ी बेटी होती है उसकी उम्र 8 साल होती है और छोटी बेटी की उम्र 4 साल होती है। लेकिन उसी दौरान जो मुकेश की पत्नी होती है उसको एक भयंकर बीमारी हो जाती है और जिस बीमारी के चलते वह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब बच्चियां छोटी थी और मुकेश की पत्नी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। ऊपर से जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा उसने इकट्ठा कर रखा था वो सारा पैसा उसकी पत्नी के इलाज में लग जाता है। दरअसल उसकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और उसके बाद वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। अब जहां पर मुकेश काम किया करता है उस काम पर भी नहीं जा पाता है क्योंकि बच्चियां छोटी हैं और वह उन्हें कैसे छोड़कर जाए। तो इसी वजह से जो मुकेश होता है वह घर के अंदर रहने लगता है और फिर फैसला करता है कि वह यहां से अपने पैतृक गांव जाएगा जो कि मेरठ में था, और इसीलिए वह अपनी बेटियों के साथ वहां से सीधा मेरठ आ जाता है और सोचता है कि वहां पर थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। लेकिन यहां पर आने के बाद भी बिल्कुल भी उसे राहत नहीं मिलती है और वह तो अपनी बच्चियों की देखरेख के लिए घर पर ही रहा करता। लेकिन यहां पर आने के बाद जैसे तैसे उसे इतनी राहत मिल गई थी कि गांव के अंदर उसे ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत नहीं थी। थोड़ी बहुत देर वो इधर उधर काम कर लिया करता तो उसी से इसका समय बीत जाया करता। मुकेश बड़ा ही परेशान होता है। एक तो उसकी पत्नी उसे छोड़ गई है, ऊपर से वह बच्चों की देखरेख कैसे करे और उनका फ्यूचर भी उन्हें देख रहा है। इसी बात को लेकर वह काफी ज्यादा परेशान रहता है और जब गांव के लोग मुकेश को इतना ज्यादा परेशान देखते हैं तो वह लोग भी उसकी थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और गांव में रहते हुए मुकेश को 7 महीने बीत जाते हैं। 7 महीने बाद 2023 का सावन का महीना आ गया था और उसके बाद गांव से कुछ लोग कांवड़ लेने के लिए जाने लगते हैं। अब जैसे ही वो लोग मुकेश को देखते हैं कि मुकेश इतना परेशान रहा करता है तो उससे भी कहने लगते हैं कि क्यों ना तू हमारे साथ कांवड़ लेने चल, शायद ऐसा हो कि ऊपर वाला तुझ पर अपनी दया दृष्टि कर दे और उसके बाद तुम्हारे कष्ट थोड़े से कम हो जाएं। तो उसके बाद जो मुकेश होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद एकदम से मना करने लगता है। कहता है कि चल तो मैं देता, लेकिन मैं अपनी बेटियों को कहां पर छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि जो बेटियां थी वो काफी छोटी थी और छोटी बेटी तो बार बार अपनी मां को याद करके फूट फूट कर रोया करती थी और मुकेश पर ही जाकर चुप हुआ करती थी। इसके बाद यहाँ पर जो वह व्यक्ति होता है वह कहने लगता है कि कोई बात नहीं, बेटियों को साथ ले चल और जब हमारे साथ चल दे। लेकिन फिर से मुकेश थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद मना कर देता है। कहता है कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तो जैसे तैसे करके अपनी बेटियों को गुजारा कर रहा हूं, तो कांवड़ यात्रा के लायक मेरे पास पैसे नहीं है। तभी यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि तू चिंता क्यों करता है, हम कई लोग हैं और सभी से मैंने बात कर ली है और वो सभी तुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। गाँव से 20-25 लोग जा रहे हैं और उन्हीं के साथ तू भी चल देना, वो सभी इस चीज को मैनेज कर लेंगे और तुझे पैसा नहीं देना होगा। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद वह भी हामी भर लेता है। 2 से 3 दिन बाद वो यात्रा यहाँ से निकलनी थी और यहाँ के जो गांव के लोग थे वो अच्छी तरह से साजबाज के साथ अपने साथ डीजे लेकर और ट्रैक्टर में सवार होकर वहां से हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। और जो मुकेश होता है वह भी अपनी बेटियों के साथ उसी ट्रैक्टर में बैठ गया था और यहाँ पर जो बड़ी बेटी होती है वह तो इस बात से काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है, लेकिन छोटी बेटी को यह काफी ज्यादा अजीब लगता है। धीरे धीरे सफर तय होने लगता है, साथ में डीजे बजता है और डीजे के साथ साथ ये लोग हरिद्वार के लिए निकल रहे थे। लेकिन तभी अचानक से रास्ते में जो छोटी बेटी होती है वो जोर जोर से रोने लगती है और इस बात को देखकर मुकेश काफी ज्यादा परेशान होता है। वह उसको चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन वह बिल्कुल भी चुप नहीं होती है और इसके बाद जो और लोग थे उसके गांव के वो लोग भी बेटी को चुप कराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चुप नहीं होती है। बेटी यहाँ पर डीजे की तरफ देख रही थी और देखकर फूट फूट कर रोए जा रही थी। अब इस बात को देखते हुए गांव के जो लोग होते हैं वह डीजे को बंद करने के लिए कहते हैं और जब डीजे बंद होता है तो उसके बाद यहाँ पर जो मुकेश की छोटी
बेटी होती है वो चुप हो जाती है। अब इस बात को देखकर गांव के दो व्यक्ति ये फैसला करते हैं कि डीजे को नहीं बजाया जाएगा, बच्ची को इससे परेशानी हो रही है। लेकिन बाकी जो लोग थे उन्हें ये बात बड़ी बेकार लगती है, क्योंकि वो अपनी मस्ती में वहां तक जाना चाहते थे और यहां पर इस बच्ची की वजह से उनका पूरा के पूरा प्रोग्राम खराब हो रहा था। तो इसके बाद वो कहने लगते हैं कि नहीं, डीजे तो बजेगा और हमारी पूरी की पूरी यात्रा खराब हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वह थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद वो कहने लगता है कि भाई मुकेश, ऐसा करो, जब तुम्हारी बच्ची नहीं रुक रही तो अभी तो हम 40 किलोमीटर दूर ही आए हैं, तो तुम ऐसा करो, उतर जाओ और यहां से अपनी बच्चियों को लेकर वापस लौट जाओ और ये लो कुछ पैसे। अब इस बात को सुनकर मुकेश भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है, क्योंकि वह भी किसी के रंग में भंग नहीं डालना चाहता और इसी वजह से वह वहां से उतर जाता है। उतरने के बाद अपनी दोनों बच्चियों को लेकर थोड़ी देर तक तो वहां पर खड़ा रहता है कि कोई सवारी आ जाए और उसमें बैठकर वो वापस चला जाए। लेकिन तभी यहां पर जो बड़ी बेटी होती है उसे पता चल गया था कि वो लोग वापस जाने वाले हैं, लेकिन वो ये सब कुछ देखना चाहती थी और अपने पिता से जिद करने लगती है कि पिताजी, हम लोग वहीं पर चलेंगे और वहां पर जाकर मुझे देखना है कि किस किस तरह से हुआ करता है। अब इस बात को सुनकर पिता पहले तो समझाने की कोशिश करता है बेटी को, लेकिन बेटी जब जिद करती है तो वह भी मान जाता है और इसके बाद उल्टी दिशा में यानी कि हरिद्वार जाने के रास्ते में पैदल चलने लगता है, क्योंकि अभी तक उसे कोई भी सवारी नहीं मिली थी। वह छोटी बेटी को गोद में लेता है और बड़ी बेटी पैदल पैदल चलती रहती है और इसके बाद धीरे धीरे वह सफर तय करता रहता है। लेकिन रास्ते में कोई भी सवारी उसे नहीं मिलती है जिस सवारी में बैठकर वो वहां से आगे की तरफ निकल जाए। उसने सोचा था कि रास्ते में कोई सवारी मिलेगी तो उस सवारी में बैठकर आगे चला जाऊंगा, लेकिन पैदल चलते चलते उसे कोई भी सवारी नहीं मिलती है और वह तो इसी तरह से पैदल चलता रहता है। धीरे धीरे वो एक बस स्टॉप पर पहुंच जाता है, जो बस स्टॉप था मुजफ्फरनगर का। अब मुजफ्फरनगर के बस स्टॉप पर वो पहुंच गया था और वहां पर जाने के बाद वह सोचता है कि यहां से हरिद्वार की बस पकड़ लूंगा और उसके अंदर बैठकर मैं हरिद्वार पहुंच जाऊंगा। यही सोचकर वह वहां पर बस ढूंढता है और ढूंढने से उसे बस भी मिल जाती है। अब वह अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस बस के अंदर बैठ जाता है और थोड़ी देर बाद वह बस चलने लगती है। अब बस स्टैंड से थोड़ी आगे चली थी, लेकिन तभी वहां पर मुकेश के पास एक महिला आती है और आने के बाद उससे टिकट लेने के लिए कहने लगती है। मुकेश भी कहता है कि हाँ, बना दीजिए टिकट, मुझे हरिद्वार जाना है। तो इसके बाद यहाँ पर जो महिला होती है वह उसकी टिकट बनाने लगती है और कहती है कि इतने रुपए दे दो, लेकिन वो रुपए टिकट से कुछ ज्यादा ही लग रहे थे। तो वो कहने लगता है कि एक टिकट के इतने पैसे लगते हैं, लेकिन यहां पर महिला कहती है कि नहीं, इतने पैसे नहीं लगा करते, तुम्हारा 1.5 टिकट लगेगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी भी है। अब इस बात को सुनकर यहां पर मुकेश थोड़ी सी बहस करने की कोशिश करता है, लेकिन वह महिला साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि देखो, मेरा रोज का काम है और तुम्हारी बड़ी बेटी का आधा टिकट लगेगा और तुम्हारा 1 टिकट लगेगा, इतने पैसे तुम्हें देने होंगे। इसके बाद जो मुकेश होता है वह मजबूर होकर उसे इतने पैसे दे देता है और यहां पर सफर आगे की तरफ तय होने लगता है। लेकिन बस के अंदर भी जो छोटी बेटी होती है वो अचानक से रोने लगती है और इसके बाद जो मुकेश होता है उसे कैसे भी करके चुप कराने की कोशिश करता है। बेटी बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी और इसके बाद वह बस में ही इधर उधर से लेकर घूमने लगता है। लेकिन तभी बस के अंदर जो यात्री यात्रा कर रहे थे वह कहने लगते हैं कि क्या कर रहा है इन बच्चों को अपने साथ लेकर क्यों घूम रहा है, और बच्चे को तो मां ही संभाल सकती है। ये बातें उस महिला कंडक्टर को भी सुन जाती हैं, जिस महिला कंडक्टर नाम संगीता होता है और उसकी उम्र तकरीबन 27 साल रही होगी। अब वह भी इस बात को सुनती है और सुनने के बाद उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी कहां पर है और किस वजह से तुम इन्हें इस तरह से लेकर घूम रहे हो। तो उसके बाद जो मुकेश होता है एकदम से थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहने लगता है कि मेरी पत्नी की तो काफी दिन पहले मौत हो गई है और उसके बाद मैं अपनी बच्चियों को हरिद्वार लेकर जा रहा हूं ताकि वहां पर ये लोग यात्रा देख सके, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जिद कर रही है, इसी वजह से मुझे इनको अपने साथ लेकर चलना पड़ रहा है। इस बात को सुनने के बाद सभी लोग जो अब तक उसे तरह तरह की बातें कह रहे थे वह एकदम से चुप हो जाते हैं और उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगते हैं। इधर यहाँ पर जो कंडक्टर संगीता थी वह भी इस बात को देखकर हैरान हो गई थी और उसके बाद मुकेश से उस बच्ची को ले लेती है और कहती है कि लाओ मुझे दो, शायद मेरे पास आकर थोड़ी सी चुप हो जाए। इसके बाद जो उसकी छोटी बेटी होती है वह उसे अपनी गोद में ले लेती है और यहाँ पर वैसा ही होता है दोस्तों। संगीता की गोद में जाने के बाद वो बच्ची एकदम से चुप हो जाती है। कभी उसके पेन को लेती तो कभी उसके उस बैग को छेड़ती, कभी बाहर किसी चीज की तरफ इशारा करती और तरह तरह की आवाजें निकालती। इस बात को सुनकर संगीता भी बड़ी खुश होती है और यहाँ पर मुकेश को भी थोड़ी शांति मिल गई थी कि चलो अब मेरी बेटी चुपचाप है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर जो मुकेश की बड़ी बेटी होती है वह भी संगीता की तरफ इशारा करके पापा से जिद करने लगती है कि मुझे भी आंटी के पास बैठना है। अब ये बात उसे सुन गई थी संगीता को, क्योंकि मुकेश की जो सीट थी वह कंडक्टर की सीट से ज्यादा दूर नहीं थी और इसी वजह से जो मुकेश होता है वह अपनी बेटी को
को चुप कराने लगता है, कहता है कि नहीं ऐसे नहीं बैठा करते, आंटी ने तुम्हारी बहन को संभाल रखा है ना, वही काफी है, वरना फिर से वो रोएगी। लेकिन यहाँ पर जो संगीता होती है वह उस बच्ची की तरफ देखती है और उससे इशारा करती है कि बेटी तुम आ जाओ, कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर तुम मेरे पास बैठ लो और तुम्हारी बहन को थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पिता देख लेंगे। ऐसा कहकर जो संगीता होती है छोटी बच्ची को उसे दे देती है और बड़ी बच्ची जाकर उसके पास बैठ जाती है। वहां पर बैठने के बाद जो संगीता होती है वह उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ था तुम्हारी माँ के साथ और किस तरह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो यहाँ पर जो बड़ी बेटी 8 साल की होती है वह सारी बातें बता देती है कि माँ को कोई बीमारी हो गई और जब बीमार माँ रहा करती थी तो माँ और पिता दोनों एक साथ रोआ करते थे, लेकिन उसके बाद भी जो माँ है वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई और उसके बाद पिता काफी ज्यादा परेशान रहने लगे। हम लोग वहां से अपने गांव आ गए, लेकिन गांव में आने के बाद भी कभी कभी पिता माँ को याद करके फूट फूट कर रोया करते हैं। तभी यहाँ पर जो संगीता होती है वो इसकी इस कहानी को सुनकर थोड़ी सी भावुक हो जाती है और बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी वह बात को बदलते हुए कहने लगती है कि तुम इतनी शरारत क्यों किया करती हो, क्या तुम्हारे पिता तुम पर पिटाई नहीं लगाया करते। तो यहाँ पर जो बड़ी बेटी होती है वो कहने लगती है कि नहीं, पिताजी हम पर पिटाई नहीं लगाया करते और जब हम उन्हें ज्यादा परेशान किया करते हैं तो वह माँ को याद कर करके फूट फूट कर रोने लगा करते हैं। अब ये बातें कहीं ना कहीं संगीता के दिल में टच कर रही थी और इसके बाद संगीता मुकेश की तरफ देखकर बहुत कुछ सोचने लगती है। इसके बाद जो संगीता होती है यहाँ से दूसरी बेटी को भी अपनी गोदी में ले लेती है और उस बड़ी बेटी को तो उसने अपने पास बिठाई रखा था। दोनों को एक माँ की तरह वो दुलार देती है और धीरे धीरे जो बस होती है वो एक होटल पर जाकर रुक जाती है। अब जैसे ही बस होटल पर रुकती है तो यहाँ पर संगीता अनाउंस करती है कि जिसको कुछ खाना पीना वो खा पी लीजिए, उसके बाद बस आगे चलेगी और फिर कहीं रास्ते में नहीं रुकेगी। तो इसके बाद बस के सभी यात्री उतरने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुकेश होता है वो बस के अंदर ही बैठा रह गया था और उसके बाद जो संगीता होती है उससे कहने लगती है कि आप नहीं उतर रहे। तो यहाँ पर जो मुकेश होता है वो बड़ी मासूमियत भरे चेहरे से कहने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ खा पी सकूं, और अगर मैंने यहाँ पर कुछ खा पी लिया तो आगे मैं अपनी बेटियों के लिए कुछ नहीं खरीद पाऊंगा। अब इस बात को सुनकर संगीता को बड़ी हैरानी होती है और वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जो कुछ खाना है वो खा लीजिए और मैं आपके पैसे दे दूंगी। ऐसा कहकर वह मुकेश को उतार देती है और साथ में उसकी बेटियों को लेकर होटल पर चली जाती है। वहां पर उन्हें अच्छी तरह से खिलाती पिलाती है और यहाँ पर जो मुकेश होता है वह भी अच्छी तरह से खाना पीना खाता है। अब जो वहां का होटल का वेटर होता है उससे संगीता ने पहले ही बोल दिया था कि ये मेरे साथ है और इसके पैसे अगर देने होंगे तो मैं ही दूंगी, लेकिन होटल के अंदर कंडक्टर ड्राइवर को फ्री में खाना मिला करता है और इसी वजह से जो वेटर होता है वो उस व्यक्ति से बिल्कुल भी पैसा नहीं लेता है और यहाँ पर अच्छी तरह से मुकेश अपना पेट भर लेता है। इसके बाद जो बस की यात्रा होती है वो दोबारा चलने लगती है और जब मुकेश बस की तरफ जा रहा था तो संगीता उसके साथ साथ चलती है और पूछने लगती है कि अच्छी तरह से खा लिया ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई। तो यहाँ पर मुकेश कहता है कि नहीं मैडम, कोई परेशानी नहीं हुई और मेरा पेट अच्छी तरह से भर गया है। इसके बाद जो संगीता होती है वो मुकेश की तरफ अजीब निगाहों से देखती रहती है और धीरे धीरे वो लोग बस के अंदर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर दोबारा से सफर तय होने लगता है और सफर तय होने के बाद धीरे धीरे उनकी मंजिल नजदीक आ जाती है। अब तक संगीता मुकेश के बारे में बहुत कुछ सोचती आ रही थी और जैसे ही अब यहाँ पर बस का आखिरी स्टॉप आता है तो उसके बाद सभी सवारियां उतरने लगती हैं, लेकिन जैसे मुकेश उतरता है तो उसके साथ साथ संगीता भी उतर जाती है और यहाँ पर उसकी बेटियों से खिलौट करने लगती है। उतरने के बाद वह वहां पर जाकर एक दुकान पर जाती है और उन बच्चियों के लिए खाने पीने के लिए कुछ सामान उन्हें दिलाती है। कहती है कि ये देखो मैंने इन्हें दिला दिया है फिलहाल खाने पीने के लिए, और तुम ऐसा करो मेरा नंबर ले लो और अपना नंबर मुझे दे दो। अभी तो ये बस यहाँ से चली जाएगी, लेकिन जब दूसरा चक्कर यहाँ पर आएगा तो उसके बाद तुम इसी बस से चल देना और इस बार मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगी क्योंकि तुम काफी ज्यादा परेशान हो। तुम्हारी जगह जो टिकट के पैसे होंगे वो मैं दे दूंगी और अपनी बच्चियों को अच्छी तरह से इसके अंदर खिला पिलाओ क्योंकि आपकी बच्चियां बहुत ही अच्छी हैं और इसी वजह से आपको इनका अच्छा से ख्याल रखना है। इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वह भी उसे अपना नंबर दे देता है और उसका नंबर ले लेता है और यहाँ पर जो संगीता होती है वह उन बच्चियों को दुलार करती हुई वहां से वापस लौट जाती है बस के अंदर। और जो मुकेश होता है अपनी बच्चियों को उस मंजर को दिखाने लगता है जिस मंजर के अंदर देश के अलग अलग कोने से कांवड़िए लोग आ रहे थे और वो वहां पर आकर जल उठाते हैं और यात्रा के लिए निकल रहे थे। इन सभी चीजों को देखने के बाद दोनों बेटियां बड़ी खुश होती हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो काफी सारा एंजॉय वहां पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर संगीता बार बार मुकेश के पास फोन किया करती और उससे उसकी बेटियों के हालचाल पूछा करती। मुकेश भी बड़ी सहजता के साथ उसे बता दिया करता कि बेटी का भी अच्छी है और आपको बात करनी हो तो बात कर लो। इसके बाद जब उनका घूमना फिरना हो जाता है तो दोबारा से वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं क्योंकि संगीता ने बता दिया था कि थोड़ी देर में बस आने वाली है। और उसके बाद जैसे ही बस आती है तो यहाँ पर मुकेश की दोनों बेटियां एकदम से संगीता को देखकर उसकी तरफ भागी दौड़ी जाती हैं और उसके गले से लिपट जाती हैं। इधर जो संगीता होती है उन्हें अपनी बेटियों की तरह दुलार करती है और फिर से उनका सफर दोबारा से तय होने लगता है। रास्ते भर में जो संगीता होती है वह मुकेश की बेटियों को अच्छे से प्यार देती है और धीरे धीरे
वो लोग वहां से वापस अपने घर पहुंच जाते हैं और यहां पर जाने के बाद अब जो मुकेश होता है वो दोबारा से अपनी दिनचर्या के कार्यों में जूझने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जो यहाँ पर संगीता होती है वो बार बार मुकेश के पास फोन किया करती और उससे पूछा करती उनकी बेटियों के हालचाल के बारे में और किस तरह की है वो और क्यों परेशानी तो नहीं हो रही। मुकेश सहजता के साथ उसे बता दिया करता है और धीरे धीरे उन दोनों में भी बातचीत होने लगती है। अब जब काफी दिन उन दोनों को बातचीत होते हुए हो जाते हैं तो एक दिन जो मुकेश होता है वो पूछ ही लेता है कि मैडम ये बताइए आपकी जिंदगी कैसी है, क्या आपके घर में कोई नहीं है। इस बात को सुनने के बाद जो संगीता होती है एकदम से फोन पर पहले तो चुप हो जाती है, लेकिन फिर अपनी जिंदगी की पूरी कहानी मुकेश के सामने उड़ेल देती है। और जब इस कहानी को मुकेश सुनता है तो यहां पर उसे पता चलता है कि जितना दुख उसकी जिंदगी में है उससे कहीं ज्यादा दुख इसकी जिंदगी में है। और इस बात को सुनकर मुकेश को बड़ा ही बुरा लगता है। दरअसल यहां पर संगीता की एक बस ड्राइवर से शादी हो गई थी जो कि सरकारी नौकरी में लगा हुआ था। उसका जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। पति कमाया करता था और पत्नी जो होती है वह अपने जीवन को आराम से जी रही थी। उनको एक बच्चा भी था जिस बच्चे को पाकर वो लोग बड़े ही खुश थे। लेकिन तभी एक दिन बाइक से आते समय उसके पति के एक हादसे में मौत हो जाती है और उसके बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से उजड़ गई थी। अब यहाँ पर पति की जगह पर उसे कंडक्टर की नौकरी तो मिल गई थी, लेकिन नौकरी को करने के लिए उसे अपने बेटे को अपनी माँ के पास छोड़ना पड़ता है और उसे काफी संघर्षों के साथ जीवन जीना पड़ रहा है। दरअसल यहाँ पर जो संगीता के घर वाले होते हैं वो उसे दूसरी शादी के लिए भी बोलते हैं, लेकिन संगीता से शादी करने के लिए जो भी आया करता वो अलग ही तरह का व्यक्ति हुआ करता और उसका व्यक्तित्व उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा करता। इसी वजह से यहाँ पर जो संगीता होती है वह मुकेश से बातचीत करने लगती है और यहाँ पर मुकेश को अंदर उसे अपना सच्चा जीवन साथी दिखने लगता है। तो यहाँ पर जब मुकेश उसकी पूरी बात सुन लेता है तो उसके बाद जो संगीता होती है वह उससे पूछने लगती है कि मुकेश क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे। अब इस बात को सुनकर मुकेश एकदम से चुपचाप रह जाता है और कहने लगता है कि मैडम ऐसा मुझ में क्या है जो आप मेरे जीवन साथी बनना चाहती हो। तो यहाँ पर कहता है कि देखो मेरे लिए कई रिश्ते आते हैं लेकिन सभी लोगों में तरह तरह की खामियां हुआ करती हैं, लेकिन जिस तरह से तुम अपने जीवन को जिया करते हो उस तरह का इंसान मैंने नहीं देखा, क्योंकि तुम अपनी बेटियों को बिल्कुल भी डांटा नहीं करते हो और अपने जीवन को सहजता से जी रहे हो। तुम भी इतने परेशान हो जितनी मैं परेशान हूं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें और अपने जीवन को दोनों आसान बना ले। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वह भी सोचता है और सोचने के बाद झट से हामी भर देता है, क्योंकि जिस तरह से वो मुकेश की बच्चियों से लाड दुलार किया करती थी उसे भी लगने लगता है कि मेरी बच्ची इसके पास बड़ी खुश रहेंगी और कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसके बाद मुकेश और संगीता दोनों मिलकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। ज्यादा कोई तामझाम नहीं होता और उसके बाद सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। अब परिवार के अंदर पति पत्नी है और 3 उनके बच्चे हैं। बच्चे भी मिलजुल कर रहा करते हैं और माता पिता भी एक साथ अपना समय बिता रहे हैं। संगीता आज तक भी कंडक्टर की जॉब किया करती है और यहाँ पर जो मुकेश होता है वो घर से थोड़ी दूर एक दुकान खोल लेता है और बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया गया है। बच्चे जब स्कूल से लौटा करते हैं तो सभी अपने पिता के पास रहा करते हैं और शाम के समय संगीता वहीं पर आकर उनके साथ समय बिताया करती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।